हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए 12th हिंदी, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंटों का डिमांड था सर हिंदी का स्टार्ट कीजिए, हिंदी का स्टार्ट कीजिए। तो आज फाइनली हिंदी का स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को बता दें कि हिंदी में आप लोगों के पास जो हिंदी का बुक होता है कुछ इस तरह से बुक होता होगा, आप लोग देखे होंगे। ये दिगंत बुक का नाम है बाबू, दिगंत। क्या बाबू? दिगंत। और ये दिगंत भाग 2 है। इसमें काव्य खंड भी होता है और गद्य खंड भी होता है। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं गद्य खंड। गद्य खंड में आप लोगों को मिलेगा कहानी, निबंध मिल सकता है, भाषण मिल सकता है और ललित निबंध मिल सकता है। तो ये सारे बातें आप लोगों को गद्य खंड में मिलेगा। और काव्य खंड में मिलेगा सिर्फ कविता। आप लोगों को कविता हो गया और गद्य कविता। तो ये बुक आप लोग खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं मार्केट से, वरना हम आप लोगों को सारा नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में दे देंगे, बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। तो आज हम आप लोगों को सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला जो पार्ट है आप लोगों का गद्य खंड में, पहला चैप्टर का नाम है बाबू बातचीत। तो बातचीत का आज हम देखने वाले हैं लेखक परिचय। बातचीत का लेखक परिचय, बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसका लेखक परिचय देखेंगे और संपूर्ण हिंदी का अर्थ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत कम समय में आप लोगों को इस तरह से बता देंगे, इस तरह से समझा देंगे कि आप लोगों को बातचीत कभी दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा और इसका आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला नंबर में हम आप लोगों को क्या करवाएंगे, बातचीत का लेखक परिचय और संपूर्ण उसका हिंदी अर्थ। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो कि 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जो आप लोगों के दिगंत बुक में हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, इस पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर होगा उसका वीडियो लेकर आएंगे। मात्र 10 से 15 मिनट का होगा, पाठ का प्रश्न उत्तर करवाएंगे। इसके बाद एक मेरा वीडियो और आएगा बातचीत का, जिसमें हम करेंगे लाइव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। लाइव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जिसमें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में धाए धाए आंसर करना है। तो ये क्या करेंगे बाबू, ये शाम 7 PM में होगा। ये एक दिन के बाद होगा, क्योंकि आज आप लोगों को मिल रहा है इसका वीडियो, फिर इसका आएगा पाठ का प्रश्न उत्तर का वीडियो, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस का। ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस आप लोग करना है। तो ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस करने से पहले आप लोगों को इस चैप्टर को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा, तभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को जो गद्य खंड मिलेगा, गद्य खंड में टोटल क्या है बाबू, 13 पाठ है। टोटल 13 पाठ है। ये शीर्षक का नाम है, इधर लेखक का नाम है। और ये 13 जो पाठ है वो क्या क्या है, कोई निबंध हो सकता है, कोई कहानी हो सकता है, कोई भाषण हो सकता है। इसका एक ट्रिक बना के हम आप लोगों को देंगे। इसका एक ट्रिक कि कौन चैप्टर निबंध है, कौन चैप्टर कहानी है, कौन चैप्टर भाषण है। ट्रिक एक बार बोल देते हैं। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और परगीत से बंधा होता है। ये इसका ट्रिक है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मात्र 5 मिनट का वीडियो होगा, कल आप लोगों को मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन भाषण है और कौन कहानी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बातचीत। सबसे पहला चैप्टर क्या है बाबू, बातचीत। तो बातचीत को स्टार्ट करते हैं। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है और ये बाबू एक प्रकार का क्या है, निबंध है। इसके बाद अगले दिन दूसरा चैप्टर को देखेंगे और दूसरा चैप्टर का नाम है यहाँ पे बाबू उसने कहा था, और ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है और ये कहानी है। आज हम इतना ही बताएंगे। इसका एक जो वीडियो आएगा जिसमें ट्रिक होगा, उसमें हम याद करवा देंगे पूरा जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का नाम याद करवा देंगे, उसका लेखक का नाम याद करवा देंगे और वो निबंध है कि कहानी वो भी याद करवा देंगे। आज हम बातचीत पे फोकस कर रहे हैं, तो बातचीत को ध्यान से देखिए। सबसे पहला चैप्टर आ गया बाबू आप लोगों का बातचीत। तो बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में यानी क्या है, लेखक परिचय। सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे लेखक परिचय, इसके बाद पाठ परिचय, इसके बाद पाठ का थीम क्या है, थीम के बारे में बताएंगे, और फिर इस पाठ का सुपर नोट लेकर आए हैं जिससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर इस पाठ के बारे में आप लोगों को सारांश के माध्यम में बहुत सटीक समय में यानी कम समय में आप लोगों को बातचीत के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझ बिल्कुल आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेखक परिचय। सबसे पहला तो बात यही उठता है कि जो बातचीत है इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट जी। लेखक का नाम क्या है बाबू, बालकृष्ण भट्ट जी। आज ही इसी क्लास में आप लोगों को याद करवा के दिखाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर देखिए किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप लोगों को आज इसी क्लास में हो जाए। तो लेखक का नाम हो गया बाबू बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण जो भट्ट जी है वो भारतेंदु युग के प्रमुख क्या है,
साहित्यकार है, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। और इसका जो जन्म हुआ था बाबू 23 जून 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि याद हो सके। 23 जून 1844 ईस्वी में। अब देखिए इसका निर्धन, यानी ये मर गए थे, यानी ये संसार को छोड़ के चल गए थे 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इसका निवास स्थान, मतलब ये रहते कहाँ थे? बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ पे रहते थे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये रहते थे बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखिए इसका माता का नाम क्या? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के माता का क्या नाम है? तो माता का नाम पार्वती देवी। माता का नाम बाबू पार्वती देवी। और इसका मम्मी क्या करती थी? एक संस्कृत महिला थी। जो पार्वती देवी थी एक सांस्कृतिक महिला थी। आप लोगों के बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो मम्मी थी पार्वती देवी, वो कैसी थी, कैसी महिला थी? तो सांस्कृतिक महिला थी, ठीक ना। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोगों को याद हो सके। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। और व्यापारी का क्या काम होता है आप लोग जानते ही होंगे। क्या किसी चीज का व्यापारी, कपड़ा का व्यापारी हो सकता है, या तो अनाज का व्यापारी हो सकता है, किसी प्रकार का ये क्या था? एक व्यापारी था इसके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट। और इसकी पत्नी की क्या नाम थी? वाइफ, यानी इसकी पत्नी की नाम था बाबू श्रीमती रामा देवी। श्रीमती रामा देवी, इसकी पत्नी का नाम था श्रीमती रामा देवी। बालकृष्ण भट्ट जी की पत्नी का नाम श्रीमती रामा देवी। कमेंट में लिखिए ताकि याद हो सके। और इसनों की शिक्षा, बालकृष्ण भट्ट जी के शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी बालकृष्ण भट्ट जी? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी प्रयाग के मिशन कॉलेज में अर्थात स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एंट्रेंस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट जी कब दिया था? तो 1867 ईस्वी में। ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लेखक परिचय का ये स्लाइड था, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए अगला स्लाइड में क्या आता है। अगला स्लाइड में भी बालकृष्ण भट्ट के बारे में और कुछ है, ध्यान से देखिए। बालकृष्ण भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील के श्रेणी में रखा है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील में के श्रेणी में कौन रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी के एडिशन स्टील के श्रेणी में रखा था। यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा इस लाइन से, और से देखिएगा इस लाइन से कितना क्वेश्चन बनेगा? 2 क्वेश्चन बन सकता है। बालकृष्ण भट्ट जी को एडिशन स्टील के श्रेणी में किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला पॉइंट देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल के कवि थे या तो रचनाकार थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार के थे, तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। और देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि बालकृष्ण भट्ट जी 1800 यानी 1877 में 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जी ने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मासिक पत्र का, बालकृष्ण भट्ट जी के मासिक पत्र का क्या नाम है? तो हिंदी प्रदीप। कब निकाला था? तो 1877 ईस्वी में। अब देखिए ये तो हुआ लेखक परिचय का सारा बात कंप्लीट। अब आता है शीर्षक परिचय। लेखक परिचय में बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बात किए थे, और अब आता है शीर्षक परिचय। तो शीर्षक का सबसे पहले नाम क्या था? शीर्षक का नाम था बाबू बातचीत। शीर्षक का नाम बातचीत। और ये क्या था? प्रकृति का मतलब ये क्या था? निबंध था, कहानी था, उपन्यास था। तो ये निबंध था। क्या था बाबू? एक निबंध था। लेकिन निबंध में पूछ दे कैसा निबंध था? तो ललित निबंध था। निबंध में पूछ दे कैसा निबंध था? तो ललित निबंध था।
आप लोगों को बता चुके हैं लेखक परिचय और शीर्षक परिचय। इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके। देखिए मौखिक प्रश्न नंबर 1, देखिए जितना क्वेश्चन बताएं उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब तो फटाफट से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार थे? किस युग के रचनाकार थे? अभी बताए थे भारतेंदु युग के। क्या मारिएगा? भारतेंदु युग के क्या थे? रचनाकार थे। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोगों को याद हो सके। आज के आज सेशन में आप लोगों को याद करवा के दिखाएंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाल कृष्ण भट्ट जी एंट्रेंस की परीक्षा कब दिया था? कब दिया था बाबू? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में दिया था। कहां पे दिया था? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में दिया था। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र कब निकाला? कब निकाला था? कब बताए थे? इससे 10 साल बाद, ये परीक्षा देने के बाद 10 साल बाद याद किए थे। 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। इसमें सिर्फ 10 जोड़ दीजिए, 1877 आ जाएगा। ईस्वी को याद करना बहुत क्या है, डिफिकल्ट है। तो ईस्वी को लेकर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, वो मरा कब था। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो आप लोग बार बार देखिएगा तब याद होगा। ऐसा नहीं याद नहीं हो रहा है, आप लोगों को टेंशन लेना है कि सर याद नहीं हो रहा ईस्वी वाला। ईस्वी वाला वास्तव में किसी को जल्दी याद नहीं होता है, बार बार देखिएगा तब याद होगा। इसमें तो ट्रिक लगा दिए कि परीक्षा दिया था उसमें 10 साल जोड़ दीजिएगा, तो उसी समय में क्या किया था, हिंदी प्रदीप नामक मासिका पत्र निकाले थे बाल कृष्ण भट्ट जी 1877 ईस्वी में। अब देखिए बातचीत क्या है। बातचीत क्या था बाबू? निबंध था। बातचीत क्या था? निबंध था। बातचीत क्या था बाबू? निबंध था। अभी अभी क्वेश्चन बताए थे कि बातचीत क्या था? निबंध। निबंध में भी कैसा निबंध? ललित निबंध। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग के रचनाकार थे। किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के। किस काल के पूछ दे तो आधुनिक काल के, ठीक ना। आप देखिए इसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और ये एंट्रेंस परीक्षा कब किया था? 1867 ईस्वी में। आप देखिए, और हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र कब निकाले थे? 1877 ईस्वी में। और ये बातचीत क्या है? तो बाबू निबंध है। निबंध में भी ललित निबंध है। आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देखिए आगे इसकी रचनाएं। बाल कृष्ण भट्ट जी की कुछ रचनाएं हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। इनकी बहुत सारा क्या है, रचनाएं है। रचनाएं में सबसे पहले उपन्यास को देखते हैं। ये सारा जो यहाँ पे लिखा गया है बाबू क्या है? उपन्यास है। एग्जाम में पूछ दे कि रहस्य कथा क्या है, रहस्य कथा क्या है, तो उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है, क्योंकि उसी का चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी का सारा उपन्यास होगा और उसी का ये सब नाटक होगा। और बाल कृष्ण भट्ट का ही क्या होगा? प्रहसन होगा और निबंध होगा। ध्यान से देखिए, उपन्यास कौन कौन सा था? रहस्य कथा उपन्यास, और क्या? नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी और गुप्त बैरी और हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ये सारा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है। उपन्यास और एक दो हो सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हम जो हिंदी का बुक है वहां से उठा के दिए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और टेंशन नहीं लेना। इसका पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, इस रंग बिरंगा में मिलेगा, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। अब देखिए नाटक। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी का नाटक कौन कौन था सा। अब देखिए नाटक को थोड़ा गौर से देखिएगा। पद्मावती भी क्या था? नाटक था बाल कृष्ण भट्ट जी का। और शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, सीता वनवास और मेघनाथ वध और रेल का विकट खेल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेल का विकट खेल, बिहार बोर्ड बार बार इसको पूछता है। और बाल विवाह, ये सब बाल कृष्ण भट्ट जी का नाटक है। क्या है बाबू? नाटक है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि रेल का विकट खेल किसके द्वारा रचित गया है या तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा। और पूछ दे कि रेल का विकट खेल क्या है, तो एक प्रकार का नाटक है। एक प्रकार का ये सारा एक प्रकार का क्या है बाबू? नाटक है। इसीलिए हम सबको अलग अलग करके लिखे कि ये सारा नाटक है जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए प्रहसन भी बोले थे कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी। 2 गो है, जैसा काम वैसा परिणाम। कहावतें एक तरह के बोलिए कि बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा एक कहावतें 2 गो फेमस था कि जैसा काम वैसा परिणाम और नई रोशनी का विष
और जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा एक तरह से समझ लीजिए क्या है, कहावत है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आज भी रहेगा। अब देखिए निबंध, बालकृष्ण भट्ट जी मेन रूप से ज्यादातर निबंध लिखते थे और निबंध 1000 के आसपास लिखे हैं, निबंध 1000 के आसपास लिखे हैं, लेकिन जिसमें से 100 से ऊपर 100 से प्लस निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बहुत अच्छे हैं, जो कि आप बहुत सारा जानकारियां देती है। जैसे में बातचीत एक प्रकार का क्या है, निबंध है। 100 प्लस में से एक बातचीत भी होगा। निबंध तो लिखे हैं इसे 1000 के आसपास, लेकिन 100 से ऊपर क्या है, इसके निबंध काफी ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। नहीं, हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसका बुक आप लोगों को मार्केट में मिल सकता है। तो ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि शिशुपाल वध क्या है, तो नाटक है। और शिशुपाल वध को किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखिए ध्यान से। अब देखिए जो बातचीत था, बातचीत एक प्रकार का निबंध था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का लिखने का क्या मकसद था, बातचीत निबंध को लिखने का क्या मकसद था। अगर कोई काम करते हैं तो आप लोगों का कुछ ना कुछ मकसद होगा। आप लोग पढ़ रहे हैं क्यों, ताकि आप लोगों के पास ज्ञान हो। और अभी हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हिंदी में अच्छा नंबर ले लाएं, इसीलिए हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ना सीख जाएं और हिंदी में अच्छे नंबर लाएं, ताकि आगे में दिक्कत ना हो। ठीक उसी प्रकार जब बातचीत लिख रहा था कौन, बालकृष्ण भट्ट जी, उसका भी कोई थीम होगा, कोई उद्देश्य होगा, इससे क्या ज्ञान मिलता होगा। तो देखिए इसका थीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान से देखिए। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दी गई अनमोल भेंट वाक शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। जो बालकृष्ण भट्ट जी है, इस चैप्टर में बातचीत में प्रकृति के द्वारा जो हम लोगों को दिया गया है वाक शक्ति, यानी बोलने की क्षमता, उसके बारे में ये क्या किया, प्रकाश डाला, उसके बारे में ये बताया है बालकृष्ण भट्ट। ये अपने निबंध में, इस निबंध में, जिस निबंध को आज हम पढ़ा रहे हैं, इस निबंध में क्या वाक शक्ति पे प्रकाश डाला है। तो हम आप लोगों को सबसे पहले अभी क्या बताए थे, बालकृष्ण भट्ट का रचनाएं बताए थे, जिसमें कुछ निबंध था, कुछ उपन्यास भी है और कुछ इसके कहावतें भी है, जिसको हम प्रहसन कहते हैं। उस पर आधारित 5 क्वेश्चन लाए। 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बाद में आएगा। देखिए क्वेश्चन भी लेकर आए, जिस तरह से आगे बार हम क्वेश्चन करवाए थे, मौखिक प्रश्न। लेकिन उससे पहले सुपर नोट देखिए। सुपर नोट से क्या होगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। सुपर नोट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा और ये चैप्टर को समझने में आप लोगों को आसानी होगा। इतना तो आप लोग जान गए हैं कि वाक शक्ति पे प्रकाश डाला है, वाक शक्ति के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, कि मतलब एक दूसरे से बात कैसे करते हैं कोई व्यक्ति, दो बच्चे आपस में कैसे बात करते हैं, 2 मित्र आपस में कैसे बात करते हैं, 2 बूढ़े लोग आपस में कैसे बात करते हैं, 2 सहेलियां आपस में कैसी बात करती है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले सुपर नोट देखिए। सुपर नोट नंबर 1 देखिए। नाटक के प्रारंभ में नांदी पाठ किया जाता है। कहीं भी नाटक प्रारंभ होता है तो उसका क्या होता है, प्रारंभ में नांदी पाठ किया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि नाटक के प्रारंभ में क्या होता है, तो नांदी पाठ होता है। ये क्लियर हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। और देखिए संयुक्ता जो स्वयंवर है वो किसके द्वारा लिखा गया, किसका रचना है ये, तो श्रीनिवास दास का है। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलत करता था बातचीत पाठ में, कि अगर एग्जाम में हम पूछ देते हैं बातचीत पाठ में कि संगीता स्वयंवर किसकी रचना है, तो बहुत सारा स्टूडेंट लगाता बालकृष्ण भट्ट जी। क्यों, क्योंकि इसका चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इन्हीं का रचना हो सकता है, लेकिन नहीं, इसीलिए इसको लिख के लाए कि संयुक्ता स्वयंवर है वो श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि हम यहाँ पे गलती किए थे, इसीलिए हम आप लोगों को गलती करने नहीं देंगे। आज अभी कर लीजिए कि संयुक्ता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है, श्रीनिवास दास जी की रचना है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, रॉबिन्सन क्रूसो को एक आइलैंड पे रहता था। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति का नाम है जो कि आइलैंड पर रहता था। आइलैंड क्या होता है, अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को आइलैंड पता नहीं होगा, तो आइलैंड देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए क्या है, ये बहुत बड़ा क्या है, समुंदर है बाबू। क्या है, बहुत बड़ा, ये क्या है, ये समुंदर है, ये समुंदर है। इसमें अगर यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा क्या है, स्थल है, छोटा सा स्थल है जहां पे व्यक्ति लोग रह सकता है, ये स्थल है। तो इसी को क्या बोला जाता है, आइलैंड। इसी को क्या बोला जाता है बाबू, आइलैंड। चारों तरफ से क्या है, पानी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइलैंड। और इस पे व्यक्ति रहता था, कौन व्यक्ति, रॉबिन्सन नामक, क्रूस नामक व्यक्ति रहा करता था यहाँ पे। उसको लगभग 16 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति के मुख से बोलने का आवाज सुनाई दिया था, और व्यक्ति का नाम क्या था, फ्राइडे नामक व्यक्ति से रॉबिन्सन क्रूस को 16 वर्ष के बाद
एक बात सुनाई दिया था जिससे इसको काफी ज्यादा खुशी महसूस हुआ और आनंद हुआ कि वाक शक्ति भी मनुष्य में होता है, मनुष्य में वाक शक्ति भी होता है। और सुनने के बाद काफी ज्यादा इसका क्या हुआ, मन हल्का हुआ और काफी ज्यादा इसको आश्चर्यचकित भी हुआ, क्योंकि पहली बार इन्होंने सुना था 16 वर्ष के बाद। तो आइलैंड्स क्या होता, समझ में आ गया कि चारों बगल से पानी और बीच में स्थल हो तो इसको आइलैंड्स बोलते हैं। मान लीजिए इस तरह से स्थल हो, मान लीजिए अगर इस तीनों तरफ से, अगर तीनों तरफ से पानी हो, तीनों तरफ से पानी हो, इधर क्या हो, स्थल हो, तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन यदि चारों तरफ से पानी हो तो उसको आइलैंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू, आइलैंड, आइसलैंड। तो आप देखिए रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पे रहता था, जो कि 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था, जिससे उससे क्या हुआ, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ और काफी ज्यादा वो खुशी भी महसूस किया, क्योंकि वाक शक्ति भी होता है, उसके बारे में जानकारी मिला रॉबिन्सन क्रूस को 16 वर्ष के बाद। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ होता है। आप लोग एक घर में बैठे रहिए, आपको मजा नहीं आएगा। आपके अंदर तरह तरह की बातें चलेगी कि हम ये कर लेते हैं, हम वो पढ़ लेते हैं, हम वो काम कर लेते हैं, मेरे पास इतना पैसा होता, मेरे पास ये गाड़ी होता। आपस में बात करने में उतना मजा नहीं आता है। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई दोस्त से आप लोग लड़ गए, किसी दोस्त से लड़ गए, या तो कोई लड़की किसी सहेली से लड़ गई, तो इससे क्या होता है, लड़ जाता है तो उसके अंदर तरह तरह की बातें चलती रहती है। लगता है कि किसी दोस्त को बतावें, किसी दोस्त को क्या करें, बतावें कि आज हम उसके साथ ये किए थे, उसको ऐसे बात बोले थे, ताकि हम दोनों लड़ गए थे, आज हम दोनों से बात करना बंद कर दिए हैं। दूसरे को बताइएगा तो आपका मन हल्का होगा और स्वच्छ होगा, और शांति तभी मिलेगा जब दूसरे चीज को बताइएगा। अगर मान लीजिए आप पढ़ने गए और कोई अनोखा चीज देख लिए कि हाथी पे कौवा बैठल है, अगर ऐसा बात, कुछ अच्छा बातें देखेंगे ना, तो लगेगा कि नहीं किसी को बता दें। आपको अंदर क्या रहा नहीं जाएगा, लगेगा किसी को बता दें। फटाक से किसी दोस्त को बताइएगा तो अब आपको आत्मा को शांति मिलेगा और क्या मन हल्का और स्वच्छ हो जाएगा कि हम आज वो चीज देखे थे। तो क्या हो जाएगा बाबू, बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ होता है। और देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, एडिसन के अनुसार, एडिसन एक व्यक्ति था, उन्होंने बताया कि एडिसन के अनुसार कि असल बातचीत दो लोगों के बीच ही हो सकती है। असल बातचीत हम अपना दिल के अंदर बहुत सारे बातें हैं, हम किसी को बताना चाहते हैं, अगर मान लीजिए बहुत अच्छी बातें हैं तो क्या किसी एक व्यक्ति को ही बता सकते हैं। अगर बहुत सारा व्यक्ति आ जाएगा, 2-3 व्यक्ति हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मन की बातें को खोल के उसको नहीं बता सकते हैं। कोई होता है ना, 2 दोस्त होता है, बहुत गहरा दोस्त होता है, अपना दिल के बात सारा उसको खोल देता है। अब बहुत सारा लड़का एकदम लड़की से एकदम झूठे बोलेगा कि हम अपना दिल के बात सारा तुमको बता रहे हैं, लेकिन लड़का खचरा होता है, दिल के बात कभी नहीं बताएगा, खाली तुमको मोहेगा और बोलेगा कि हम अपना दिल के बात सारा तुमको बता देते हैं, लेकिन बताएगा नहीं। तो तभी बता सकता है जब 2 दोस्त आपस में क्या हो, स्थायी से बात करे, या तो 2 सहेलियां आपस में बात करे, तो अपना सारा दिल के बात उसको बताता है, वो अपना सारा दिल के बात इसको बताता है। तो असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। जब 3-4 लोग हो जाते हैं तो असल बातचीत नहीं हो सकता है, मतलब जो बोलना चाहिए उसको नहीं बोल पाते, क्योंकि कुछ बातें छुपा के रखना चाहता है, कुछ बातें कुछ लोग को ही बताना चाहता है। इसीलिए 2 लोग रहिएगा तो आराम से असल बातचीत होगा, जो बात बोलना चाहिएगा सारा बात आप लोग कर सकते हैं। तो असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकता है, ये बात एडिसन नामक व्यक्ति ने बताया था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगला देखिए, ध्यान से देखिए, अगला देखिए सुपर नोट। अब आता है बेन जॉनसन, ये भी एक व्यक्ति था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के अनुसार बोलता है बातचीत से किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है, इसका मतलब किसी व्यक्ति का गुण और दोष पता चलता है। अगर मान लीजिए हम ही हैं, हम चुपचाप रहे तो पता चलेगा कि हम कैसे हैं, हम पढ़ा भी लेते हैं कि नहीं, हम कुछ कर पाते हैं कि नहीं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे व्यक्ति हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए क्या ये छुटुआ है, क्या है, छुटुआ है, इसके बारे में आप लोग को कैसे पता चलेगा कि बोलने में कैसा है, ये दिखने में कैसा है, और इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, इसके अंदर क्या गुण है, किस तरह के गुण है, खड़ूस है कि शांति दिमाग के आदमी है, कैसे पता चलेगा। जब तक ये छुटुआ नहीं बोलेगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। बोलने से पता चलेगा कि अच्छी बातें करते हैं, प्यारी बातें करते हैं, इसका मतलब ये शांति स्वभाव का व्यक्ति है, ये शांति स्वभाव का ये छुटुआ है। लेकिन अगर वो खड़ूस जैसा बोलता है तो क्या होगा, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। इस तरह से इसका गुण और दोष हम बता सकते हैं, जब वो व्यक्ति बोलता है तो उसका गुण और दोष प्रकट होता है। अब देखिए, अर्थात जब ही उस व्यक्ति का क्या होता है, गुण और दोष प्रकट होता है, जब वो व्यक्ति बोलता है तब। ये बात बेन जॉनसन नामक व्यक्ति ने बताया था। एग्जाम में पूछेगा
कि किसके अनुसार बोलने से व्यक्ति का साक्षात्कार होता है अर्थात गुण और दोष प्रकट होता है, तो बेन जॉन्स के अनुसार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखिए सुपर नोट का कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यूरोप के लोगों के बीच, बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार यूरोप के लोगों के बात करने का एक अलग ढंग होता है, एक अलग ढंग होता है, एक अलग तरीका होता है बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार यूरोप के लोगों के लिए। अब बोलिएगा सर यूरोप कहां है? अब देखिए यूरोप कहां है, हम लोग यूरोप में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग एशिया में पढ़ते हैं। एशिया देखिए कुछ इस टाइप से आप लोगों को एशिया दिखेगा, यहाँ पे क्या इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है। अब इसके इधर आप लोगों को क्या मिलेगा? यूरोप। इधर मिलेगा बाबू क्या? यूरोप। यूरोप, यूरोप में ही था बाबू कौन? अंग्रेज लोग है। यूरोप, यूरोप में क्या है? अंग्रेज लोग है। यही अंग्रेज लोग भारत पे आके शासन किया था। यहीं पे इंग्लैंड है, यहीं पे आप लोगों को इटली मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, सब कहां पे मिलेगा? यूरोप में मिलेगा। जितना विकसित देश है सब यूरोप में मिलेगा। तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं जो यूरोप में लोग रहते हैं, जो यूरोप में लोग रहते हैं उसको बातचीत करने का एक अलग ढंग होता है, उसका बातचीत करने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग तरीका होता है। उस तरीका में करते क्या है? उस तरीका में क्या करते हैं? एक मान लीजिए ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है और ये व्यक्ति ये है, ये दोनों व्यक्ति आपस में बात करेगा ना, तो बात करते करते समय क्या करेगा? चुटकुला टाइप का बात छोड़ेगा, हंसी मजाक का बात छोड़ेगा। मतलब बोलते बोलते बोलता है ना, हंसी मजाक की बात छोड़ देता है, मजाक छोड़ देता है, कभी कभी शायरी भी चम डाल देता है। उससे क्या होता है? कान को जब सुनाई देता है तो काफी ज्यादा क्या होता है? खुशी महसूस होता है, कान को सुकून मिलता है। तो ये क्या करता है? यूरोप लोगों के पास बातचीत करने का एक अलग ढंग होता है, जिसे उस ढंग का नाम है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, प्रसंग का मतलब चुटकुला छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, मतलब हंसी आता है और आनंदमय महसूस करता है। होता है ना, मान लीजिए हम पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी आप लोगों के बीच में एक शायरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शायरी। जैसे हम अभी बोल देते हैं, देखिए ध्यान से, कि आग सूरज में होता है, कि आग सूरज में होता है, जलना जमी को पड़ता है, कि आग सूरज में होता है, जलना जमी को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। यदि दिल तड़पेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो समझ लीजिए क्या होगा। अगर यही जवानी में ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बताइए बुढ़ापा में क्या होगा। इसीलिए दिल को तड़पाना नहीं है, दिल को तड़पाना नहीं है। और दिल कब नहीं तड़पेगा? जब आपका दिल किसी दूसरे से दिल ना लग जाए। आप लोगों को किसी से दिल नहीं लगाना है, लगाना है लड़का से लगाइए, लड़का है तो लड़का से लगाइए, लड़की है तो लड़की से लगाइए, माता पिता से लगाइए, लेकिन किसी दूसरे अमानत के साथ आप लोगों को दिल नहीं लगाना है। अगर लगाइएगा तो दिल आप लोगों का तड़पेगा, और तड़पेगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो आप लोग समझिएगा क्या होगा। तो इसीलिए देखिए ये क्या हुआ, चुटकुला टाइप का छोड़ दिए तो आप लोगों को मजा आया होगा, थोड़ा सा मजा आया होगा। पढ़ते पढ़ते समय आप लोगों को जब ये शायरी बोल दिए तो आप लोगों को काफी ज्यादा खुशी महसूस हुआ होगा, कान को जैसी सुनाई दिया होगा कि सतीश सर एकदम शायरी बोल रहे हैं, तो आप लोग तो बढ़िया से सुने होंगे, मजा भी लिए होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किया था? यूरोपियन लोगों को बहुत ज्यादा बड़ाई भी किया था, प्रशंसा भी किया था, क्योंकि वो दोनों लोग जब आपस में बात करते हैं तो प्रसंग छोड़ते हैं, चुटकुला छोड़ते हैं, जिससे क्या हंसी मजाक कहते हैं, और सुन के बहुत क्या आता है? मजा भी आता है, आनंदमय महसूस करता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हम लोग कहते हैं। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी का उत्तम बातचीत करने का उत्तम तरीका यह मानता है कि बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करने का उत्तम तरीका यह मानता है कि वह यानी कोई व्यक्ति या तो हम वह शक्ति पैदा करके अपने आप से बात कर लिया करें। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि अपने आप में एक ऐसी शक्ति पैदा करें जिससे अपने आप से बात कर लिया करें। यही बातचीत का उत्तम तरीका मानता है बालकृष्ण भट्ट जी की। कहते कि अपने आप होता है ना, कभी कभी अपने आप बात करते होंगे, रूम में अकेले रहते होंगे कि देखिए हम लोग क्या करते थे, अपने आप बात करते थे कि हाँ सतीश आज क्या सुबह पढ़ लेना है, ये चैप्टर पढ़ लेना है, फिर शाम में आके इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, फिर कल हमको बाजार जाना है। तो इस तरह से कुछ कुछ कामें होती है, तो मन में बातें क्या होती है, चलती रहती है। आपस में बात करने की तरीका को ही उत्तम बातचीत का तरीका बताया है बालकृष्ण भट्ट जी। तो ये आप लोगों को कुछ बहुत तरह समझ में भी आया होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन, अब देखिए मौखिक प्रश्न जो 5 को लाए हैं आप लोग बताइएगा फटाफट से। आप लोगों को हम बालकृष्ण भट्ट की बहुत सारा रचनाएं बताए थे। तो देखिए अब रचनाएं में देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, 100 अजान एक सुजान क्या है? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। 100 अजान एक
100 अजान एक सुजान क्या था बाबू? उपन्यास था। क्या था बाबू? उपन्यास था। ये भी क्या था? उपन्यास था। 100 अजान एक सुजान क्या था? उपन्यास था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोगों को आज ही याद हो जाए। हम यही लिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए ताकि आप लोगों को हम क्लास ही याद करके दे दें, ताकि हम अगले दिन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करें लाइव और फिर इसका पाठ का प्रश्न उत्तर करें। अब देखिए सद्भाव, सद्भाव का भाव, ये भी क्या था बाबू? उपन्यास था। ये भी क्या था? उपन्यास था। ये भी क्या था बाबू? उपन्यास था। बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास था। एग्जाम में पूछ दे, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सद्भाव, सद्भाव का भाव किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ये तो सब स्टूडेंट को पता होगा, जितना भी कृति यहाँ पे आया है तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ही लिखा गया होगा, क्योंकि उसी का चैप्टर चल रहा है। लेकिन ये है क्या? तो ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल का विकट खेल क्या था? रेल का विकट खेल क्या था बाबू? नाटक था। नाटक था। रेल का विकट खेल क्या था? नाटक था। और दमयंती स्वयंवर क्या था? ये भी नाटक था। ये भी क्या था बाबू? नाटक था। ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाएंगे, इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आज तो हम आप लोगों को याद करवा रहे हैं। इस तरह से याद आप लोगों को कहीं नहीं करवाया जाता होगा, बस पढ़ा देगा, लेकिन इस तरह से करवाते हैं ताकि आप लोगों को याद हो सके। अब देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम क्या था? प्रहसन था। क्या था बाबू? प्रहसन था। किसका प्रहसन था? बालकृष्ण भट्ट जी का। एक तरह के कहावतें थे। अब देखिए, नई रोशनी का विष, ये भी क्या था? प्रहसन था। किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का था। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है, जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ये कुछ कृतियां थी जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछे ताकि आप लोगों को याद हो सके। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि याद हो सके। अब देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन लाए, इसमें मौखिक टोटल 10 क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर का सारांश आप लोगों को बताएंगे ताकि इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताना चाहता है पाठकों को। तो आप देखिए, 7वां प्रश्न क्या बोलता है? 7वां प्रश्न बोलता है, असल बातचीत हो सकती है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। ये बात किसने बताया था? एडिसन नामक व्यक्ति ने बताया था। एडिसन नामक व्यक्ति ने बताया था कि असल बातचीत 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। कहां के लोगों में बातचीत का एक हुनर है। हुनर का मतलब होता है एक तरीका है, एक ढंग है। कहां के लोगों में था? यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोगों में क्या था बाबू? बातचीत करने का एक अलग ढंग था, एक अलग तरीका था, जिसे क्या कहते थे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता था? बातचीत के दौरान हंसी मजाक टाइप के चुटकुला यानी प्रसंग छोड़े जाते थे, जिसके सुनकर कान को अत्यंत सुख महसूस होता था। अब देखिए, स्वयंता स्वयंवर किसकी रचना है? देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें मारेगा कि स्वयंता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। नहीं, श्रीनिवास दास की। किसका था बाबू? श्रीनिवास दास का था बाबू। श्रीनिवास दास जी का था स्वयंता स्वयंवर। किसकी रचना? श्रीनिवास दास जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो नामक व्यक्ति को कितने वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनाई दिया था? रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनाई दिया था? 16 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद बाबू? 16 वर्ष के बाद। और ये जो रॉबिन्सन क्रूज कहां पे रहते थे? आइलैंड्स रहते थे। आइलैंड्स क्या होता है बाबू? समुद्र के बीचों बीच में एक छोटा सा जगह जहां पे व्यक्ति रह सकता हो, जहां पे पानी नहीं गया हो, वहां पे रहता था रॉबिन्सन क्रूसो। इसको फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के बाद बात सुनाई दिया था, जिसको आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस किया। अब देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारा बातें आप लोगों को याद हो गया होगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बताइए, उतना बुक पढ़िएगा कोई आप लोगों को फायदा नहीं होगा। लेकिन हम क्या किए? शॉर्ट नोट फॉरम में लेखक परिचय, पाठ परिचय, उसकी रचनाएं जो एग्जाम में पूछा जाता है, और सुपर नोट के माध्यम से सारा कुछ आप लोग करवा दिए और आज भी करवा दिए। तो बताइए, इससे ज्यादा कुछ बढ़ के हो सकता है? आप लोग बुक निकालिएगा, ये दिगंत बुक निकालिएगा, दिगंत बुक को आप लोगों को 3-4 पेज पढ़िएगा निबंध, तो समझ में आएगा। तो भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा क्या पता, लेकिन हम आप लोगों को बस 20 से 25 मिनट में पूरा ये बातचीत आप लोगों को क्लियर करके देंगे। ये लेखक परिचय, पाठ परिचय क्लियर हुआ। अब आता है इस चैप्टर का सारांश। कभी कभी एग्जाम में सारांश पूछ देता है कि बातचीत का सारांश लिखिए और 5 नंबर में, लेकिन ये सारांश लिखने के लिए नहीं है, ये सारांश हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए बनाए। ये सारांश थोड़ा लंबा है और पढ़ाने के लिए बताएं ताकि ये पूरा बातचीत जो निबंध है 2 पेज का, वो 1 पेज में कैसे आप लोगों को हम समझा सके।
इसीलिए सारांश थोड़ा लंबा लिख के लाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते। तो आप लोग भी जानते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के बारे में बताना चाहते हैं कि आखिर में दो व्यक्ति आपस में कैसे बात करते हैं, दो व्यक्ति आपस में कैसे बात करते हैं, दो बूढ़े आपस में कैसे बात करते हैं, दो बुढ़िया आपस में कैसे बात करते हैं और दो फ्रेंड आपस में कैसे बात करते हैं, उसी के बारे में प्रकाश डालते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि बातचीत शीर्षक जो निबंध है बाबू, क्या बाबू निबंध है, आधुनिक हिंदी एवं भारतेंदु युग के प्रमुख आधुनिक हिंदी एवं भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। बताइए तो आधुनिक काल के कौन, आधुनिक काल के कवि बालकृष्ण भट्ट जी और भारतेंदु युग के साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। इसमें भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा ना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। अब देखिए इस निबंध में उन्होंने प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दी गई अनमोल भेंट वाक शक्ति के महत्व पे प्रकाश डालता है। वाक शक्ति के महत्व पे प्रकाश डालता है कौन, बालकृष्ण भट्ट जी, और बताता है कि जिस प्रकार खाना पीना देखना सांस लेना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बात करना भी क्या है, महत्वपूर्ण है। यदि हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। ये गूंगी संसार में आपस में क्या चल रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन की लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल पाता। देखिए आगे क्या बोलता है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर अर्थात भगवान ने मनुष्य को दी है। बहुत सारे अनेक प्रकार की शक्तियां वरदान के रूप में मनुष्य को भगवान यानी ईश्वर दिए हैं, उनमें एक वाक शक्ति भी है। सबको ही मानेगा भाई कि बहुत सारा हम लोगों को शक्तियां दी हैं, सांस लेने के दिया है, देखने के दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, ये सब क्या शक्ति दिया है, कौन, भगवान ने दिया है। ठीक उसी प्रकार एक शक्ति क्या दिया है, वाक शक्ति भी यानी बोलने की शक्ति भी दिया है। यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होता तो कोई नहीं जान पाता कि इस गूंगी संसार का क्या हाल होता। इस गूंगी संसार का क्या हाल है कोई नहीं जान पाता। यदि हम में वाक शक्ति नहीं होता तो सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, और क्या करता कुछ भी पता नहीं चल पाता। यहां तक तो ये भी नहीं पता चल पाता कि वो व्यक्ति कैसे स्वभाव के हैं। बोलेंगे तब नहीं पता चलेगा उसके अंदर क्या गुण है, क्या उसके अंदर दोष है। अब देखिए आगे दो लाइन देखिए, अगर आप लोगों को सारांश एग्जाम में लिखना है ना, ये भी लिख दीजिएगा तो ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि बहुत सटीक लिख के लाए हैं बाबू। और आप लोगों को आज भी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आप लोगों को आज हो जाएगा। ध्यान से देखिए बाबू अब क्या बोलता है इस निबंध में पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। इस निबंध में वह बातचीत के विभिन्न तरीकों पे प्रकाश डालते हैं। बता रहे हैं ना, दो दोस्त आपस में कैसे बात करते हैं। दो दोस्त रहेगा एकदम हंसी मजाक वाला बात करेगा। जानता है भाई आज वो देख के हमको मुस्कुराई थी, पता नहीं भर रास्ता उसी का बात चलते रहेगा। कभी कभी दोस्त अच्छा भी बात करता है, जानता है वो लड़का के नौकरी लग गया है, फलनमक बेटवा की नौकरी लग गया है, आज से हम भी मेहनत करेंगे। ऐसा भी बात दोस्त बोलता है, वैसा भी बात दोस्त बोलता है। सब तरह के दोस्त बात बोलता है। और सहेलियां भी बोलती है। सहेलियां, लड़की तो और तेज होता है, लड़का को देखेगा ना वो अपना सहेलिया बोलेगा, देखो रे देखो तो हमको देखा कि नहीं देखा, इस तरह से बोलेगा सहेली। लड़की बहुत खतरी होती है, उसका पता नहीं, देखेगी इधर लेकिन वो देख लेगी इधर, आंख रहेगा सोजा लेकिन देख लेगी इधर। ये सब बात क्या होता है, लड़की में होता है। लेकिन लड़का ने जिधर देख रहा है उधरे देखेगा। लड़का खुल के बोल देता है, लेकिन लड़की चाहता है कि वो लड़का हमरा से बात करे, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम ही ओकरा पास जाके बात करें। वो सहेलिया बोलेगी कि वो बताओ तो हमको देखी कि नहीं देखी, इस तरह से बताएगी। लड़की में आपस सहेली में इस तरह से बात करेगी। और कोई सहेली अच्छी बात भी करती है, ऐसा नहीं ऐसा बात करता है। ऐसा बात आप लोगों के एज में ही होता है। थोड़ा बड़ा हो जाइएगा, जिम्मेदारी आ जाएगा ने, लड़का लड़की दोनों को जब जिम्मेदारी आ जाती है तो ये सब बात आप लोगों को क्या एकदम बिल्कुल खराब लगेगा कि क्या समय था, हम लोग क्या कर रहे थे। अगर उस समय हम खास पढ़ लेते हैं और कुछ कर लेते हैं तो आज अच्छा काम होता, अच्छे मकाम पे होते हैं, अच्छे कुछ कर रहे होते हैं। ये सब को आप छोड़िए, सब कुछ क्या है, मोह माया है। लेकिन आप लोगों का एज का दोष है, आप लोगों का दोष नहीं, आप लोगों का एज का दोष है।
तो ध्यान से देखिए, दो सहेलियां इस तरह से बात करेगी, और दो अगर मान लीजिए बुढ़िया है तो किस तरह की बात करेगी। जब दो बुढ़िया रहेगी ना तो आपस में बात करेगी पतोह की बात, कि हमारा पतो आज इस तरह की बात बोली थी, उसके इस लड़ा गया तो खाना इस तरह से बनाई थी। मतलब जब दो बूढ़ी जो मतलब बूढ़ी यानी सास रहेगी तो आपस में पतोह के बारे में बात करेगी, पतोह के झगड़े के बारे में, या तो पढ़ो पतोह के कभी कभी बड़ाई करेगी, बोलेगी पतोह हमको आज बहुत ज्यादा मानी, या तो हमको कुछ अनाप शनाप बोल दिए, ये सब बातें आपस में बात करेगी। और जब दो बूढ़े रहेंगे तब कैसे बात करेंगे, एकदम वो पुराने जमाने की बात लगाएंगे कि हमारे दादा के परदादा जो था ना एकदम चावल को देखने को नहीं मिलता था, खट्टा खाते थे, महुआ खाते थे, ये सब बात बनाएगा बूढ़े लोग कि जानते थे हम लोग के जमाना में हम अकेले रहते थे, वो 5 पहलवान आता था, उसको एकदम डायरेक्ट बजा देते थे कि एक पहलवान क्या लड़ाई झगड़े के बारे में बात करेगा। जब बूढ़े लोग रहेंगे तो इस तरह की बात बताएंगे और अपने जमाने की बात बताएंगे। जब दो बूढ़े आपस में बात करेंगे तो दोस्त बात करेंगे तो बता ही दिए, एकदम बहुत हंसी मजाक मस्ती उस्ती वाला बात करेंगे, तो सभी तरह की बात आप लोगों को हम बता दिए, ठीक ना। तो क्या करते हैं, इस निबंध में बातचीत के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालें। उसके अनुसार यानी बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार मनुष्य के मन के भावों को प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक है। सही बात है कि हमारे मन में क्या चल रहा है उसको प्रकट करना है तो बातचीत बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम बोलेंगे तब नहीं पता चलेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसके संबंध में बेन जोन्स का मत है, यानी कहना है कि बोलचाल से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। पहले भी बताए थे सुपर नोट में भी कि बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, अर्थात उस व्यक्ति में गुण है या तो दोष है, बोलता है तभी पता चलता है। अगर नहीं बोलिएगा तो पता नहीं चल पाएगा। कोई स्टूडेंट आता है पढ़ने, एकदम दिन रात चुपचाप कोना में बैठा रहता है, तो कैसे बताइएगा कि लड़का एकदम बोलने में कैसा है, उसके अंदर क्या विचार है, वो एकदम खड़ूस टाइप के है या तो शांति मन के आदमी है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, डेली आ रहा है, पढ़ के जा रहा है, क्या बोलिएगा, एकदम सीधा लड़का है बेचारा, एकदम बिल्कुल सीधा है, लेकिन वो बहुत खचरा होता है, उसके मन में बहुत तरह तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन बोलेगा तभी पता चलेगा, ठीक ना। ये कौन बोलता था, बेन जॉनसन ने बोलता था। इस निबंध में बातचीत करने की विभिन्न शैलियां बताए गए हैं, और एडिसन का तो कहना है कि दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत को एडिसन असल बातचीत कहते हैं। विभिन्न तरह के क्या शैलियां बताई गई है, यानी दो लोग आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तो क्या होगा, असल बातचीत होगा, ये एडिसन बताता है। हम तो भी आपको लोग बता रहे हैं कि दो व्यक्ति होगा तभी अपना दिल का बात उसको सारा बताइएगा, वो भी अपना दिल का बात सारा बताएगा, यानी असल बातचीत होगा। तीन व्यक्तियों के बीच का जो बातचीत होता है अंगूठी में नग की तरह हो जाता है, अंगूठी में नग की तरह हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए क्या है, अंगूठी है, सॉरी ये तो क्या अंगुली है, और एक तो अंगूठी होता है जिसमें क्या होता है, इसमें घुर जाता है, तो एक उंगली एक व्यक्ति हो गया, और इसके अंदर जो अंगूठी हुआ दो व्यक्ति हो गया, और अंगूठी में जो नग रहता है यानी जो पत्थर रहता है वो तीसरा व्यक्ति हो गया। इसका मतलब जो अंगूठी का तो काम है बाबू, उसमें क्या अंगुली का तो काम है अंगूठी को घुसा लेना, तो घुस गया, और उसमें जो पत्थर है उसका क्या काम है, कोई काम नहीं, एकदम चुपचाप उस पे क्या रहता है, बैठल रहता है, चमकते रहता है। ठीक उसी प्रकार जब तीन व्यक्ति हो जाएगा, तीन गो हो जाएगा, मान लिया छोटुआ, एगो इधर हो गया एगो इधर हो गया, तीन गो हो गया, तो तीन गो हो गया, क्या हो जाएगा बाबू, एगो मान लीजिए क्या हो गया, उंगली हो गया, एगो क्या हो गया, उंगली हो गया, एगो उंगली हो गया, और एक ठो क्या हो जाएगा बाबू, अंगूठी। एगो मान लीजिए इसको अंगूठी, तो ये सॉरी अंगूठी में तो ये गोलका नहीं देना है, गोलका की करना है, अंगूठी में नहीं देना है, ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लीजिए क्या है, अंगूठी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नग हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, बात करेगा, ये दोनों आपस में बात करेगा, और ये क्या करेगा, सुनेगा जाके। इसीलिए बोला गया है कि जब तीन लोगों आपस में बातचीत करता है तो उस बातचीत को मानो कि अंगूठी में मतलब अंगुली में जो अंगूठी पहना रहता है उस पर जो बैठा जो नग रहता है ठीक उस प्रकार हो गया। अब देखिए आगे क्या बोलता है, चार लोगों के बीच का जो बातचीत होता है वो फॉर्मेलिटी हो जाता है, फॉर्मेलिटी यानी राम रमौवल हो जाता है, राम रमौवल हो जाता है। ऐसे भी आप लोग सोचिए ना, अगर लड़की है तो चार गो सहेलियां लेके सोचिए, अगर मान लीजिए लड़का है तो चार गो दम दोस्त समझिए। एक दोस्त बोलेगा नहीं आज हम ही पार्क जाएंगे, तो एक दोस्त बोलेगा नहीं हम आज वो पार्क जाएंगे। कोई लड़का दोस्त बोलेगा कि नहीं हम आज मतलब ये खाना खाएंगे, तो बोलेगा ना हम ये खाना खाएंगे। कोई बोलेगा हम ये होटल जाएंगे, तो ये बोलेगा ये होटल जाएंगे। तो बात बन नहीं पाता, अर्थात फॉर्मेलिटी हो जाता है, फॉर्मेलिटी हो जाता है यानी राम रमौवल हो जाता है, समझे ना। चार लोग होगा तो क्या हो जाएगा, राम रमौवल हो जाएगा, असल बातचीत नहीं होगा। लेकिन जब वही दो व्यक्ति होगा तो आपस में दिल के बात बोल देगा, बोलेगा नहीं आज वहीं पे चलना है घूमने, तो आराम से वहीं पे चल जाएगा दोनों घूमने के लिए।
लेकिन 4-5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम रमोल हो जाएगा। लड़की में सोच लीजिए 4 गो लड़की है तो क्या राम रमोल हो जाएगा, ठीक तरह से क्या बात नहीं कर पाएगा। कोई लड़की क्या बोलेगी, कोई सहेली क्या बोलेगी, कोई क्या बोलेगी, उतना क्या होगा पता नहीं चल पाएगा। अब देखिए आगे क्या बोलता है, अर्थात सभी वर्ग आयु के लोग अपने अनुसार बात करते हैं। पहले भी बताए थे, जब दो दोस्त है तो आपस में दोस्त की तरह बात करेगा, जब दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपस में बच्चे वाला बात करेगा, बच्चे वाला बात करेगा, तुम आज ये लाना घर से, आज ये लाना, आज वहां जाएंगे खेलने के लिए, तुम भुंजा लाना, हम क्या दाल मोट लाएंगे मिला के खाएंगे, ये सब बच्चा में होता है, हम लोग भी किए थे, अभी भी याद आता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि उनके अनुसार यानी बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार, बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार यूरोप के लोगों के बातचीत करने का एक अलग ढंग है, एक अलग ढंग है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो यूरोप के लोगों के बातचीत करने का एक तरीका होता है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। उसमें क्या करता था, बातचीत करने के दौरान हंसी मजाक छोड़ता था। लेकिन बोलता है बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करने का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा कर लें जिससे आपस में क्या कर लें, अपने आप से ही बात कर लें, अपने आप से ही क्या कर लें, बात कर लें। ये उत्तम तरीका मानता है बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करने का। अब देखिए आगे, जिससे अपने आप पर काबू पा सके। सही बात है, जब अपने आप से बात करना सीख जाइएगा तो अपने आप पे क्या कर लीजिएगा, काबू कर लीजिएगा, अपने क्रोध पे काबू कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आज आपस में पूरा गुस्सा है एकदम, आपको लगेगा नहीं आज उसको एकदम मार देना, आज लड़का होता है दोस्त में लड़ाई होता है, लगता है आज उसको आएगा एकदम मार देंगे, तो अपने आप से बात कर लीजिएगा कि अगर हम उसको मारते हैं, अगर मान लीजिए हम उसको मारते हैं तो जान से तो मार नहीं सकते, अगर जान से भी मार देंगे तो हमको तो छोड़ेगा नहीं, उसका भी माता पिता होगा वो भी हमको जान से मार देगा। तो ये सब अगर बातें सोच लीजिएगा ना तो उसको फिर क्या कीजिएगा, नहीं मारिएगा, अपने आप पे काबू हो जाएगा और लगेगा क्या ये मारना क्या है, सही नहीं है, तो मारना डेगाना सही नहीं है, अपने आप पे काबू हो जाएगा, जिससे आपका भी क्या होगा, आपका भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा और उसका भी नुकसान नहीं होगा। अगर उसको मार दीजिएगा तो उसका भी नुकसान हुआ और आपका भी हानि होगा, फिर बाद में आप भी पछताइएगा कि बेकार उसको मार दिए। इसीलिए अपने आप से बात करना सीखिए और अपने क्रोध पे काबू रखिए ताकि किसी आदमी को घाटा ना हो। आगे देखिए ध्यान से, आगे क्या बोलता है अंततः। अब देखिए सारांश आप लोगों को बता दिए बातचीत के माध्यम से। आप लोगों को सबसे पहले लेखक परिचय बताएं, फिर क्या बताएं बाबू, आप लोगों को पाठ परिचय बताएं, फिर आप लोगों को सुपर नोट बताएं और फिर इस चैप्टर का थीम बताएं। थीम क्या था इस चैप्टर का, बातचीत का माध्यम का तरीका पे प्रकाश डाला है बालकृष्ण भट्ट जी। अब अंततः जब एग्जाम में सारांश लिख दीजिएगा तो अंततः एक लाइन हर एक सारांश में लिख सकते हैं। ये लाइन क्या लिख सकते हैं बाबू, अंततः यह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित एक शानदार निबंध था जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से अपने विचारों को व्यक्त किया है, जहां अपने बड़ी सुंदरता से अपने विचारों को व्यक्त किया है। भाव शब्द विचार बहुत ही आकर्षक और सुसंगठित था। बालकृष्ण भट्ट जी जो अपने बातचीत में जो निबंध में लिखा है ना, बहुत क्या सुंदरता पूर्वक दर्शाया है, बहुत सुगठित तरीके से बताया है। और क्या बोलता देखिए, तथा लेखक या तो कवि, लेखक यहां अपना संदेश सफलतापूर्वक, लेखक अपना संदेश सफलतापूर्वक क्या करता है, पाठकों तक पहुंचाने में सक्षम है। यानी लेखक का क्या राय था, ये बातचीत क्यों लिखा, ताकि हमारा जो पाठक है उसको पढ़े, इसको पढ़ के क्या करे, समझे। तो अंततः हम लिख दिए हैं कि बहुत शानदार निबंध था और लेखक जो बात बताना चाहता था अपने पाठकों को वो बताने में क्या है, सक्षम है। ये काफी अच्छा ज्यादा लाइन है, इसको लिख दीजिएगा तो क्या होगा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, बातचीत का पापड़ा साफ कर दिए हैं पूरा सारांश के माध्यम से, सुपर नोट के माध्यम से, लेखक परिचय, पाठ परिचय। इसी तरह का से हम अगले चैप्टर भी बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर का जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे ना उससे और ज्यादा क्लियर होगा। आपके बुक में प्रश्न उत्तर भी है, उसका एक वीडियो और आएगा, उसको करने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो देखिए अब कौन सा वीडियो आएगा, अब जो वीडियो आएगा अगला वो आएगा पाठ का प्रश्न उत्तर का। पाठ का प्रश्न उत्तर का एक चैप्टर का 3 वीडियो होगा। एक वीडियो में क्या होगा बाबू, लेखक परिचय, पाठ परिचय और उसका जो रचनाएं रहेगा वो सब सुपर नोट होगा और सारांश के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। अब फिर उसका होगा पाठ का प्रश्न उत्तर और फिर एक वीडियो आएगा इसका ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस का आएगा। आप लोग धाए इसमें क्या करना है, आंसर करना है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।